बजरंग बली का हाथ कांग्रेस के साथ। बजरंग बली पर की सियासत, लेकिन बीजेपी को नहीं मिली ताकत, नहीं मिला भाजपा को बजरंग बली का सहारा। कर्नाटक में कांग्रेस की सफलता की कहानी बहुत कुछ कह रही है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कमजोर पड़ने लगा है? यह सवाल इसलिए भी उठने लगा है क्योंकि राज्य के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी। कर्नाटक में जिस तरह बजरंग बली, मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दों को आगे कर भाजपा ने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, उसके बाद भी कांग्रेस का जीतना भगवा दल के लिए बड़ा झटका है। हिमाचल प्रदेश के बाद कांग्रेस का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, उससे भाजपा ही नहीं अंदर ही अंदर तीसरे मोर्चे की कोशिश में लगी पार्टी को भी बड़ा संदेश दिया है। 5-6 ऐसे सियासी चेहरे हैं जिन्हें कर्नाटक चुनाव के नतीजों को देखते हुए आगे अपनी रणनीति बदलनी होगी। उनके बारे में जानने से पहले कर्नाटक में भाजपा बनाम कांग्रेस की फाइट को भी समझना जरूरी है। आखिर खरगे राहुल की कांग्रेस कैसे मोदी शाह वाली भाजपा पर भारी पड़ गई? लोग यह भी पूछने लगे कि क्या सच में राहुल गांधी का सियासी कद बढ़ने लगा है? अभी तक मिले रुझान में 224 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 130 और भाजपा को 66 सीटें मिलती दिख रही हैं। जेडीएस को 22 सीटें मिल सकती हैं। मतलब कांग्रेस बड़ी आसानी से स्पष्ट बहुमत हासिल कर रही है। उसे किसी किंग मेकर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के चुनाव प्रचार का पैटर्न देखिए तो बजरंग बली के जयकारों की गूंज सुनाई देती है। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दे भी पीछे रह गए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के एफआईआर और बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही तो सियासी तूफान आ गया। इस मुद्दे में भाजपा को जीत का सर्टिफिकेट दिखने लगा। उसने ऐसा प्रचारित करना शुरू कर दिया जैसे कांग्रेस ने बजरंग दल नहीं, भगवान बजरंग बली का अपमान किया हो। खुद पीएम मोदी बजरंग बली को ताले में बंद करने जैसी बात करने लगे। भाजपा को लगा कि इससे कर्नाटक में जबरदस्त ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा, तो वही दूसरे राज्य में भी भाजपा के कार्यकर्ता ने बवाल काटना शुरू कर दिया और पूरा चुनाव अलग ही दिशा में चला गया। जबकि कांग्रेस ने क्राइम और करप्शन के मुद्दे पर फोकस बनाए रखा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में अच्छी रणनीति देखने को मिली। घोषणा पत्र में गरीबों को राशन, महिलाओं के कल्याण की योजनाएं, युवाओं के लिए रोजगार का वादा किया गया, तो वही प्रचार में उस पर फोकस भी हुआ। तब वही कर्नाटक में पूरा चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच लड़ा गया। जेडीएस कहीं सीन में नहीं दिखी। वही पूर्व सीएम और जेडीएस चीफ एचडी कुमारस्वामी अपने पिता की सियासी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इस चुनाव में उनके बेटे भी उतरे। एग्जिट पोल से ही लगने लगा था कि देवगौड़ा परिवार कर्नाटक में किंग मेकर बन सकता है। मतगणना से पहले ही खबर आने लगी कि जेडीएस ने तय कर लिया था कि वह किसके साथ मिलकर सरकार बनाएगी। इससे साफ है कि जेडीएस खुद को मजबूत स्थिति में नहीं देख रही। समझने वाली बात यह है कि कर्नाटक में जेडीएस के घटे जनाधन का सीधे तौर पर कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है। पिछले चुनाव में भी जेडीएस तीसरे स्थान पर थी, लेकिन उन्हें 37 सीटें मिली थी। 2024 के लिए उसे भी एक इशारा मिल गया है। तो वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने अपने लिए रास्ता खोला ही है। जेडीयू और एनसीपी जैसे सहयोगी दल को भी छिटकने से रोक लिया है। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चला चुकी है। अब नीतीश और पवार दोनों को संदेश मिल गया है कि तीसरे मोर्चे की बाद भूल यूपी को मजबूत करने का वक्त आ गया है। वहीं तीसरे मोर्चे के चक्कर में वोट तीसरे हिस्से में बढ़ जाए, क्योंकि इसका भी फायदा बीजेपी को मिलेगा। आपको क्या लगता है हमारे इस खबर से? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए सिर्फ जनहित टाइम्स पर।